विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई। गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना शूद्रों का पतन हुआ, शूद्रों का पतन हुआ। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। मित्रों, आज है 11 अप्रैल और आज ही के दिन हम सबके मुक्तिदाता, भारत के प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी, सामाजिक परिवर्तन के प्रेरणा, जिसे क्रांति ज्योति भी कहा जाता है, ज्योतिबा फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर होता है। और ये वो दौर था जब इस देश के अंदर बालिकाओं को पढ़ने तक का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। पूरे देश के अंदर लड़कियों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और आज जिन महिलाओं को हम बड़े से बड़े पदों पर देखते हैं, जो लड़कियां पढ़ लिख कर के ऊंचे से ऊंचे पदों पर हैं, उन सबको ऋणी होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले का, कि जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया उस दौर में और बालिकाओं को पढ़ने का समान अधिकार दिलाया। और इसीलिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देश के सबसे बड़े सामाजिक क्रांतिकारी, सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ज्योतिबा फुले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु थे। और जो कार्य ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने प्रारंभ किया, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब ने संविधान रचा और उसके अंदर हर बालिका को, हर महिला को ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचने का और शिक्षा का अधिकार दिलाया। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम इस चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि इस देश में जाति एक सच्चाई है जिसे आप झुटला नहीं सकते। संविधान ही कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर कोई उत्पीड़न या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और संविधान को कितनी मात्रा में लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्या आप अपने आसपास ऐसा देखते हैं? तो आप अवश्य बताएं कि आज जो जिस स्थिति में हम हैं और जहां आज के दौर में लड़कियां, बालिकाएं पढ़ लिखकर ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच रही हैं, तो क्या ये संभव था उस दौर में जब सावित्रीबाई फुले ने विद्यालय की शुरुआत नहीं की थी, शिक्षा के लिए अलग नहीं जगाई थी? तो आज जो हम शिक्षा का वातावरण देख रहे हैं, खास करके पिछड़े समाज के अंदर, ओबीसी समाज में, SC/ST समाज के अंदर, ये बाबा साहब ने तो उसे अंतिम रूप दिया संविधान के द्वारा, लेकिन इसकी प्रारंभिक जो शुरुआत है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। इसीलिए उन्हें इस समाज का क्रांति पुंज कहा जाता है, उन्हें क्रांति ज्योति कहा जाता है। तो आज हम उनके जीवन के पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। जो लोग कहते हैं जाति इस देश में नहीं है और जाति के आधार पर जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, वो समाज को पीछे ले जाने का काम करते हैं। जी हाँ, जो लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो जाति के आधार पर लोगों को डिवाइडेशन का काम करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो वास्तव में समाज के लिए कलंक है, इस समाज के लिए एक अभिशाप है। इसलिए जातियों को हमें जड़ से समाप्त करना चाहिए। जो लोग अपने आप को जाति के मठाधीश बताते हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब वो व्यक्ति अपनी जाति को लेकर के बखान करता है, तो निश्चित रूप से सामने वाले को अपने से नीचा मानने का प्रयास करता है, स्वीकार करता है। ज्योतिबा फुले मिशनरी विद्यालय में पढ़े, विदेश में जाकर पढ़ के आए, और जब तक वो युवा हो चुके थे तब तक उनके मन में कभी भी जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवारों के बच्चों के साथ पले बड़े थे। पुणे में जिस शहर में वो रहा करते थे, वहाँ पर ब्राह्मणों का बोलबाला था और उसी परिवार के साथ उनका बैठना उठना था। लेकिन जब पहली बार सामाजिक कार्यक्रम में पहली बार वो भाग लेते हैं और अपने अच्छे मित्र के विवाह में जब जाते हैं, और विवाह के बारात के अंदर उनके रिश्तेदारों की तरफ से एक आवाज़ उठाई जाती है, कहा जाता है कि माली जाति का व्यक्ति है और नीची जाति का व्यक्ति है, और ये हमारी बारात में आकर इसने हमारी बारात को अशुद्ध कर दिया है। तो या तो आप इसे बारात से भगा दें
या हम सब लोग यहाँ से बारात छोड़कर चले जाएं। तो पहली बार जब ज्योतिबा फुले को इस जाति के जो अभिशाप हैं इसका एहसास होता है और अपने मित्र के विवाह में कोई व्यवधान न हो इसलिए वो दबे पाँव पीछे लौट जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब जा रहे होते हैं तो कई लोग होते हैं जो उनको देख के चिढ़ाते हैं और कहते हैं आज तुम्हें अपनी जाति का हकीकत का एहसास हो गया है और करना चाहते हो तो इस समाज के उद्धार के लिए कुछ कर दो। तो ये बात जब जाकर अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को बताते हैं तो ये प्रण लेते हैं कि सब जो भेदभाव जो हो रहा है वो शिक्षा के कारण हो रहा है। इसका मूल में जो है शिक्षा है, क्योंकि यहाँ की जो लड़कियों को शिक्षा से पूर्णतः वंचित किया गया है अभी तक। उस दौर की बात है ये, क्योंकि उस दौर में 1850 तक इस देश में एक भी बालिका विद्यालय नहीं था। लड़कियों को घर से बाहर भेजना एक धार्मिक अपमान माना जाता था। यहाँ तक कि डराया जाता था कि यदि जो लड़कियाँ पढ़ जाती हैं वो विधवा हो जाती है या धर्म का पतन हो जाता है, पतन का की अधिकारी होती है। तो इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को एक शिक्षिका के रूप में मिशनरी विद्यालय में भेजकर एक शिक्षिका बना टीचर बनाते हैं और दोनों प्रण लेते हैं कि बिल्कुल हमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। और जब वो इस तरह का कदम उठाते हैं तो सबसे पहले विरोध उसी के मोहल्ले के लोग करते हैं और उसके पिता गोविंदराव फुले को समाज इकट्ठा होकर चेतावनी देता है कि तुम्हें अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकालना होगा, अन्यथा हम आपके पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। और उस समय की जातीय व्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार बहुत बड़ा एक अपमान था, एक दंड था। और ये बात जब गोविंदराव फुले, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जब बताते हैं तो वो पल भर में निर्णय ले लेते हैं कि चाहे दुनिया की कोई भी समस्या आ जाए लेकिन हम इस सत्य के मार्ग, शिक्षा के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। और अपने पिता के घर को छोड़ना वो स्वीकार कर देते हैं। जब वो पुणे शहर में जाते हैं तो कोई भी सामाजिक व्यक्ति, उसके समाज का व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण परिवार जो सभ्य लोग थे, कोई उनका साथ नहीं देता है। तो शेख मोहम्मद शेख उनका एक मित्र होता है, उसके पास जाकर अपनी बात को कहते हैं तो वो अपने घर के अंदर आसरा देते हैं। और उनकी जो बहन होती है फातिमा शेख, जो लोग मुस्लिम समाज को जो गालियाँ देते हैं, जो उनका अपमान करते हैं, उस चीज़ से आज सीखें, इस अवसर पे सीखें कि यदि फातिमा शेख, मोहम्मद शेख ने यदि उनका साथ नहीं दिया होता तो शायद वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। और आज जिस स्थान पर हम हैं, जिस स्तर पर बालिकाएँ पढ़ पा रही है, वो कभी नहीं पहुँच पाती। हो सकता है कितना समय लग जाता, लेकिन मोहम्मद शेख और फातिमा शेख पहले से शिक्षित थी और एक टीचर के रूप में काम करती थी। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में 1849 में पहला बालिका विद्यालय खोला और अंग्रेज़ों के से आर्थिक सहयोग प्राप्त करके उन्होंने धीरे धीरे उसकी कई ब्रांचेस बनाई और लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया। एक छोटी सी घटना आपको बताएं कि जब वो विद्यालय जाया करती थी तो लोग जिस गली से गुजरती थी तो उच्च वर्ण के जो लोग थे, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो अपने बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा उनके ऊपर गंदगी को फिकवाया करते थे, गोबर और मल को फिकवाया करते थे। और वो महिला ने कसम खा ली थी सावित्रीबाई कि मुझे ये विद्यालय बंद नहीं करना है। तो अपने झोले में, बैग में एक साड़ी और ब्लाउज अतिरिक्त रखा करती थी, एक जोड़ी कपड़े अलग से रखा करती थी। जो उन कपड़ों को पहन जब वो पहुंचती विद्यालय तो पूरे गंदगी में हो जाते थे। उन कपड़ों को खोल कर थैली में डाल देती थी और स्वच्छ साड़ी पहन करके उन बालिकाओं को पढ़ाती थी। और जब वापस लौटती तो उसी मार्ग से आना होता था, इसलिए उसे वापस वही गंदी साड़ी पहननी पड़ती और अपने घर को वापस आती। इतना जुल्म, इतना सामाजिक तिरस्कार सावित्रीबाई फुले ने सहा। किसके लिए? हम सब के लिए, कि देश के आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति, सबके बच्चे समान शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसी संघर्ष को देखते हुए बाबा साहब ने अपना गुरु बनाया ज्योतिबा फुले को। और ये दोनों के गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध।
तो समानता की, इक्वलिटी की बात करते हैं। वो इन सब का ही मानना था कि ईश्वर ने हम सबको बनाया है, तो उसने जब हम पर कोई भेदभाव नहीं किया, एक जैसा शरीर दिया, एक जैसे आंखें दी, एक जैसे कान दिए, एक जैसा मुख दिया, तो हम कौन होते हैं इनके अंदर भेदभाव करने वाले। लेकिन जाति की सच्चाई को पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, और उस विवाह से जब लौटे तो उन्होंने स्वयं कहा कि मित्रता मनुष्य से बड़ी जाति होती है। चाहे आपका कितना भी अच्छा मित्र हो, कितना भी अच्छा गुणवान हो, यदि वो उच्च जाति का है तो निश्चित रूप से आपको इसका एहसास कराता रहेगा। जो लोग अपने आप को जाति का मठाधीश या पदाधिकारी मानते हैं, वो भी कहीं न कहीं इस जातिवाद को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब वो कोई अपनी जाति पर बखान करता है, अपनी जाति को ऊंचा बताता है, तो निश्चित रूप से वो सामने वाले की जाति को नीचा बताने का प्रयास करता है और अपनी जाति पर गर्व करता है। तो यदि कोई ऐसा एहसास है कि उसकी जाति श्रेष्ठ है और वो बाबा साहब का फॉलोअर है, तो उसे जाति का विनाश पुस्तक जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए, जो बाबा साहब ने लिखी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने समाज के लिए कौन से कार्य किए। सबसे पहला जो कार्य था उनका, वो था देश के अंदर पहला वाचनालय अछूतों के लिए खोलना 1852 में। इससे पहले पुस्तकों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ज्योतिबा फुले ने पुणे के अंदर पहला लाइब्रेरी खोली, जहां पर अछूत व्यक्ति आकर बैठ करके पढ़ सकते थे। 1849 में पहला बालिका विद्यालय उन्होंने खोला, और यहाँ पर लड़कियाँ जा कर के अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। साइंटिफिक सोसाइटी चलाई, जिन्होंने कहा कि हर चीज़ तर्क के आधार की कसौटी पर कसी जानी चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों को दान देने का विरोध किया। उनकी बात अंग्रेजों ने कम करके उस राशि को शिक्षा पर खर्च किया। उन्होंने कहा कि जो भी दान आप ब्राह्मणों को देते हैं, उस दान को कम करें और उस पैसे को बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करें। उन्होंने 3 प्रकार के पत्र निकाले। दीन बंधु पत्र निकाला, विधवा विवाह का समर्थन किया, और पहला बिना पुरोहित के विवाह कराया। अभी तक ये माना जाता था कि ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति विवाह नहीं करा सकता है, तो उन्होंने बिना पुरोहित के स्वयं बौद्ध रीति से उन्होंने अपना एक बालिका का, विधवा बालिका का विवाह कराया। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्र कौन है पुस्तक को अपने गुरु ज्योतिबा फुले को ही समर्पित किया था, क्योंकि उन्होंने उनके संघर्ष को पढ़ा। कौन है इस पुस्तक को अपने गुरु ज्योतिबा फुले को ही उन्होंने समर्पित किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना की उन्होंने 24 सितंबर 1873 को, और पहला अनाथ आश्रम खोला, जहाँ पर वो लड़कियाँ जिसे समाज में तिरस्कार किया जाता था, जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, या किसी के साथ कोई गलत कार्य हो जाता था और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, ऐसी बालिकाओं को वहाँ पर आश्रय दिया गया और उनकी मदद की गई और उन्हें जीवन को जीने के लिए योग्य बनाया गया। तो पहला देश के अंदर अनाथ आश्रम जो खोला गया लड़कियों के लिए खास करके, जहाँ ऐसी अविवाहित महिलाओं को द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों को भी पाला जाता था, जो कई प्रकार से इस प्रकार के सारे संबंध हो जाते हैं और वो उसे छोड़ दिया करते हैं। तो ऐसी महिलाओं के जो बच्चे होते थे उन्हें भी आश्रम पाला करता था। विधवा महिलाओं को रखने की वहाँ पूरी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि विधवाओं को समाज में उस दौर में एक अभिशाप माना जाता था, उन्हें बहुत पीड़ादायक जीवन जीने को मजबूर किया जाता था। तो उन महिलाओं के लिए भी वहाँ ठहरने की, रहने की व्यवस्था उन्होंने की। माताएं जो बच्चों को संस्कार डालती है, उसी में उन बच्चों को भविष्य के बीज होते हैं, इसलिए लड़कियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है, ये कहना था सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले की मिशनरी स्कूल में प्रशिक्षण दिलाकर कन्या विद्यालय की प्रभारी बनाया। ये भारत की पहली प्रशिक्षित शिक्षिका थी। 1956 में ज्योतिबा फुले की हत्या करने का प्रयास भी किया गया, और उन हत्यारों को जब बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने पकड़ लिया, तो उनसे कहा कि आओ मुझे मारो, यदि मेरे मारने से, मेरे मर जाने से आपके बच्चों का हित होता हो, आपके परिवार समाज का उद्धार होता हो, तो मैं मरने को तैयार हूँ। और जब उन हत्यारों को ये बात का पता चला कि ये कितने विद्वान व्यक्ति हैं कि हम इनकी हत्या करने आ रहे हैं और ये हमारे सामने इस प्रकार से खड़े हैं, तो वो उनकी चरणों में गिर जाते हैं और उनके मिशन में सहयोगी बन जाते हैं। तो मित्रों, ये थी घटना ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़ी हुई। इसमें यदि हमें समझना है तो सामाजिक
परिवर्तन पर इस पे जोर दिया गया है। और ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई का मेन जो उद्देश्य था वो था सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन बिना शिक्षा के संभव नहीं है और नहीं था। और जाति एक अभिशाप है जिसका इन्होंने शुरू से विरोध किया। बाबा साहब ने इसका विरोध किया कि कभी भी हमें अपनी जातियों को बड़ा नहीं करना चाहिए, जातियों पर गर्व नहीं करना चाहिए। जब तक हम जातियों का विनाश नहीं कर देते हैं, उनको नहीं मिटा देते, तब तक समाज में कभी भी एकता स्थापित नहीं हो सकती हैं। और एकता स्थापित करनी हो तो हमें एक मंच पर आना होगा, समरसता का जीवन जीना होगा, समानता का व्यवहार करना होगा। और ये सभी संभव है जब हम तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलेंगे। आप सभी को ज्योतिराव फूले की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आपको हमारे विचार कैसे लगे? यदि आपको विचार अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आप देख रहे थे इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। नमो बुद्धाय।